Hello students, I am Dr. Preeti Sharma, your English teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. Students, today we are going to start the second chapter of your book Hornbill. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. It is a very interesting story. The story teaches us how to tackle every difficult situation of life with a light of hope, courage, and a spirit not to leave the field without winning it. This story is very interesting. This is a story about a crewman. Crewman means a sailor या जिसको हम कहते हैं नाविक. ये एक उसकी स्टोरी है. लेट्स रीड द स्टोरी. The story is composed by Jordan Cook and Alan East. Students, I would like to tell you before beginning the chapter that in this story, the author, who is a captain of a ship, is describing the real adventurous journey, or we can say the real adventurous voyage of his life, which once he started along with his family. जो लेखक है जॉर्डन कुक, वो उन्होंने अपनी लाइफ में एक वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा. तो उन्होंने एक वॉयज किया था और जो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ किया था. तो इस वॉयज के दौरान उन्होंने क्या क्या हार्डशिप्स, क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या दिक्कतें फेस की, इन सब के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में बताया है. आई होप यू विल एंजॉय द स्टोरी. लेट्स रीड, लेट्स बिगिन इट. In the just wait a minute. Yes. In the July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 daughters Susan, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. Author कह रहा है in the year 1976, he is saying that this incident took place in the year 1976 in the month of July. In that month, he is saying my wife, means the wife of the author, and the name of his wife was Mary. वो ये कह रहा है मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जॉनथन, जो ऑथर है उसका बेटा जॉनथन जो उस समय 6 इयर्स का था, और उसकी बेटी जिसका नाम है सुजैन जो 7 इयर्स ओल्ड थी. इन चारों लोगों ने मिलकर 1976 में सेट सेल का मतलब होता है स्टार्ट अ सी वॉयज, समुद्री यात्रा शुरू करना. ठीक है, तो उन्होंने एक समुद्री यात्रा शुरू करी जो प्लेमाउथ इंग्लैंड से उन्होंने शुरू की थी, टू डुप्लीकेट. और उनकी इस यात्रा का उद्देश्य था, पर्पस था, दे वांट टू डुप्लीकेट का मतलब है दे वांट टू रिपीट. ठीक है, वो रिपीट करना चाहते थे द राउंड द वर्ल्ड वॉयज. वो राउंड द वर्ल्ड वॉयज को रिपीट करना चाहते थे. दे वांट टू गो राउंड द वर्ल्ड थ्रू द सी वे मेड 200 years earlier. और ये काम उनसे पहले 200 साल पहले किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक. कैप्टन जेम्स कुक ने मतलब 1976 में उन्होंने कैप्टन कुक ने ये वॉयज करने के डिसीजन लिया, और उनसे 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने इस यात्रा को कंप्लीट कर लिया था. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old बिजनेसमैन, वो कह रहा है पिछले लगभग
कई लंबे समय से, मैरी यानी उसकी वाइफ, और आई का मतलब यहाँ पे ऑथर खुद, वो कह रहा है मैंने और मैरी ने, जो ऑथर इस समय बता रहा है अपने आप को 37 ईयर वो ओल्ड एक बिजनेसमैन है, हैड ड्रीम्ड, उन्होंने एक सपना देखा था, ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। वेक का मतलब है फॉलो करना। उन्होंने ये सोचा था कि वो भी फॉलो करेंगे, सेलिंग, वो समुद्री यात्रा को फॉलो करेंगे फेमस एक्सप्लोरर, जो प्रसिद्ध एक्सप्लोरर हुए हैं, जो प्रसिद्ध खोजकर्ता हुए हैं, जिन्होंने समुद्री यात्राओं को करके नए नए आइलैंड और कॉन्टिनेंट ढूंढे हैं, तो वो उन्हीं की तरह दे विल ऑल्सो discover new things. This was the dream of author and his wife Mary. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. And writer is saying, अपने इस पर्पस को पूरा करने के लिए they have been using, they have been spending their leisure time. Leisure time means, leisure time का मतलब होता है अपना खाली समय जो उनका है, जो उनका आराम का समय है, उस टाइम को उन्होंने स्पेंड करा है किस जगह? होनिंग आवर सी फियरिंग स्किल। होनिंग मीन्स शार्पनिंग। उन्होंने अपने सी फियरिंग जो स्किल्स हैं, उनको जितने भी डर लगते हैं या जितने भी आर्ट्स हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वॉयज में काम आने के लिए, उन क्वालिटीज़ को लर्न करने में उन्होंने अपना सारा लेजर टाइम लास्ट 16 ईयर से स्पेंड करा है ब्रिटिश वाटर्स में। उन्होंने ब्रिटिश वाटर्स में ये सारा एक्सपेरिमेंट अपना किया है। आर बोट वेव वॉकर, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, लर्न इसको कर लीजिएगा अच्छे से। राइटर कह रहा है हमारी बोट। अब उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया कि उन्होंने पिछले 16 सालों से अपना कौन सा एम कंप्लीट करने के लिए क्या काम करे हैं। आगे वो बता रहे हैं आर बोट, उन्होंने अपने एम को पूरा करने के लिए एक बोट बनाई है जिसका नाम उन्होंने रखा है वेव वॉकर। वेव वॉकर वो बोट का नाम है, उस शिप का नाम है जो ऑथर ने अपने वॉयज को कंप्लीट करने के लिए बनाई है। 23 मीटर ये जो बोट है, ये सारा डाटा आपको लर्न करना पड़ेगा। ये 23 मीटर लंबी बोट है, 30 टन, और इसका वेट जो है वो 30 टन है, काफ़ी भारी बोट है। वुडन हल्ड ब्यूटी, ये लकड़ी की बनी हुई ठोस, ब्यूटीफुल मीन्स ये एक ऐसा भी हम कह सकते हैं जैसे लकड़ी की बनी हुई मजबूत 30 टन की 23 मीटर लंबी एक लकड़ी की मजबूत बोट है जो उन्होंने अपने वॉयज को कंप्लीट करने के लिए बनाई है, जिसका नाम उन्होंने वेव वॉकर रखा है। हैड बीन प्रोफेशनली बुल्ड, इस बोट को प्रोफेशनली बनाया गया। प्रोफेशनली का मतलब उसको ऐसा नहीं है कि सिंपल एक छोटी मोटी कोई जर्नी करने के लिए या वॉयज करने के लिए या सेलिंग करने के लिए बनाया है, बल्कि उसको एक पर्पस के लिए प्रोफेशनली बिल्ड करा गया है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट and testing it in the roughest weather we could find. And for the last 16 years, they have been spending their time in testing their boat in the most roughest, or we can say most difficult weather of the ocean or sea. पिछले 16 साल से वो इस बोट की प्रैक्टिस समुद्र में बुरे से बुरे सर्कमटेंसेस में, बुरे से बुरे वेदर में कर रहे हैं ताकि वो टेस्ट कर सकें whether the boat is capable to face all the challenges of sea. The first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. ऑथर कह रहा है कि उनकी जर्नी का जो फर्स्ट लेग था, यानी पहला पड़ाव जो था, पहला जो चरण था, प्लान 3 ईयर, उन्होंने ये प्लान करा था कि उनकी ये जो राउंड द वर्ल्ड वॉयज है ये कम से कम 3 साल में कंप्लीट होगी। और इसका जो फर्स्ट लेग था यानी पहला चरण था वो सक्सेसफुली पास हो गया, वो अच्छी तरह से बीत गया। और उन्होंने कितना सेलिंग करी 3 ईयर्स, उन्होंने ये सोचा था कि राउंड द वर्ल्ड वॉयज करने में उन्हें 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी पास करनी पड़ेगी। ठीक है। As we sailed down from the west coast of Africa to Cape Town, उन्होंने वेस्ट कोस्ट, उन्होंने इससे पहले उन्होंने प्लेमाउथ से उन्होंने अपनी प्लेमाउथ इंग्लैंड से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी। और चलते चलते वो कहाँ आ गए थे?
वो आ गए थे केप टाउन, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। उन्होंने पहले चरण में अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक की जर्नी कंप्लीट कर ली थी। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहां से ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में जाने से पहले, मीन्स केप टाउन तक वो लोग आ गए थे, उसके आगे ईस्ट में बढ़ने से पहले वी टुक ऑन टू क्रूमैन, क्रूमैन कहते हैं वही नाविकों को। उन्होंने सोचा, मीन्स कैप्टन ने सोचा कि वो दो नाविकों की हेल्प लेना, जिनमें से एक था अमेरिकन लैरी वेजल और दूसरा था स्विस हर्ब सेजलर। उन्होंने इन दो लोगों को अपने साथ लिया, किस लिए? टू, just wait a minute, to help us tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean। आपको ये टर्म भी अच्छे से लर्न कर लेना है, साउथर्न इंडियन ओशन। वो किस ओशन में ट्रेवल कर रहे थे? वो कर रहे थे साउथर्न इंडियन ओशन में। और इस ओशन, क्योंकि ये दुनिया का सबसे रफेस्ट सी है, बहुत इसका वेदर खराब रहता है, यहाँ तूफान आते ही रहते हैं, स्टॉर्म्स वगैरह। तो उन्होंने सोचा आगे बढ़ने से पहले वो दो प्रोफेशनल लोगों को, दो क्रू मैन को अपने साथ ले लें। तो उन्होंने अमेरिकन लैरी वेजल और स्विस हर्ब सेजलर को अपने साथ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ तक भी स्टूडेंट जितना पढ़ लिया, इसमें काफ़ी सारा ऐसा डाटा है जो आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको लर्न करना है कि ऑथर ने अपनी जो जर्नी है 1976 में शुरू की थी। ठीक है, उसके साथ उसकी वाइफ मैरी, उसका बेटा जॉनथन जो 6 साल का था, उसकी डॉटर सुजैन जो 7 साल की थी। उन्होंने इंग्लैंड से ये जर्नी शुरू करी थी ताकि वो राउंड द वर्ल्ड वॉयज को डुप्लीकेट यानी रिपीट कर सकें, जो उससे पहले 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने भी किया था। ठीक है, और वो ये बता रहा है कि वो एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है और पिछले 16 सालों से उसने प्रैक्टिस करी है अपने सी फेयरिंग स्किल्स को सी फेयरिंग स्किल्स को शार्प करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने अपनी बोट का डिस्क्रिप्शन दिया है। ये सारे टर्म्स भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए कि उनकी जो बोट थी उसका नाम है वेव वॉकर, जो 23 मीटर लॉन्ग थी, 30 टन वो वेटेड थी और प्रोफेशनली बुल्ट थी, ताकि वो रफेस्ट वेदर को भी फेस कर सके, उसको सहन कर सके। उनकी जर्नी का फर्स्ट लेग जो था सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, जो उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर का करा था। उन्होंने अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक की जर्नी कंप्लीट की थी। और आगे बढ़ने से पहले, साउथर्न इंडियन ओशन में आगे बढ़ने से पहले, उन्होंने दो प्रोफेशनल क्रूमैन की हेल्प ली, जिनमें से एक था अमेरिकन लैरी वेजल और दूसरा था स्विस हर्ब सेजलर। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक समझ में आया है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। यस, on our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales। ऑथर कह रहा है अपनी जर्नी शुरू करने के बाद, जैसे ही वो ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जैसे ही वो केप टाउन से आगे बढ़े, वी बिगेन टू एनकाउंटर, उनका सामना हुआ किससे? स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स कहते हैं समुद्री हवाओं को, जो समुद्र में बहुत तूफानी हवाएं, स्टॉर्मी वेव्स चलती हैं, उनको कहते हैं गेल्स। तो ऑथर कह रहा है that when they headed from the Cape Town, they faced strong windy waves, not waves, strong windy stormy waves of the ocean for the next few weeks। अगले कुछ हफ्तों तक उनका सामना तेज तूफानी हवाओं से हुआ। They blew continuously, ये हवाएं कंटिन्यूसली हफ्तों तक चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन ऑथर को उन गेल्स यानी समुद्री हवाओं से इतना डर नहीं लगा। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन उन गेल्स की वजह से जो वेव्स समुद्र में उठ रही थी, उनका साइज जो था बड़ा ही अलार्मिंग था, यानी चिंताजनक था। अप टू 15 मीटर्स, उतनी ऊंची ऊंची लहरें थी जिनका साइज कम से कम 15 मीटर तक का था। एज हाई एज आर मेन मास्ट,
वो लहरें उतनी ऊंची थी जितना उनका मेन मास्ट, मास्ट कहते हैं बेटा शिप में जो बीच में बैम्बू लगा होता है, जिसके दोनों तरफ दो पाल लगे रहते हैं, यानी ठीक है सेल्स लगे रहते हैं, उस बीच वाले सबसे लंबे बैम्बू को, है ना, बांस को, उसको कहते हैं मास्ट। तो जो समुद्र की लहरें थी वो उतनी ऊंची थी जितना कि शिप का मेन मास्ट होता है। उन लहरों के साइज को देखकर ऑथर कह रहा है कि उसको थोड़ी बहुत चिंता होने लगी। नाउ इसके आगे की स्टोरी जो है ऑथर ने डेट वाइज डिस्क्राइब की है, और उनको आपको भी रिमेम्बर रखना है, उनको याद करना है कि किस डेट के बाद क्या, और इस तरह आपको भी लर्न करने में आसानी रहेगी। वो कह रहा है December 25। अब इसके आगे की इंसिडेंट वो बता रहा है, उसने जुलाई में जर्नी शुरू करी थी। December 25 को उनका क्या कंडीशन थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। December 25 को वो केप टाउन से जब उन्होंने ईस्ट की तरफ चलना शुरू करा तो वो समुद्र में लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे। They have completed their 3,500 kilometer journey from the Cape Town towards the east. Despite atrocious weather, atrocious यानी bad weather, means they were facing very bad weather. But in spite of all that, they were successful in completing their 3,500 kilometer journey towards the east. We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. और अभी तक की तो उनकी जो वॉयज थी बहुत प्लीजेंट थी, तो वो उसको एक तरह से हॉलीडे कह रहा है, क्योंकि अभी तक उनका सामना किसी तरह की खास मुसीबत से नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं हमने क्रिसमस ट्री के साथ, क्योंकि 25 दिसंबर है, क्रिसमस का टाइम है, सबको पता है, तो उन्होंने 25 दिसंबर को अपना एक तरह से ये जो हॉलीडे चल रहा था उनका सी हॉलीडे, उसको एक क्रिसमस ट्री के साथ एंजॉय भी किया। न्यू ईयर्स फर्स्ट डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। नेक्स्ट आगे वो बता रहा है 25 दिसंबर के बाद वो सीधे न्यू ईयर की बात कर रहा है, यानी 1 जनवरी की। सो बाय द कमिंग ऑफ द 1 जनवरी the author was not able, or the captain of the ship was not able to see any kind of improvement in the weather. किस तरह का इम्प्रूवमेंट ऑथर पहले ही बता चुका है कि अब उसका सामना स्ट्रॉन्ग विंडी वेव्स और गेल्स के साथ हो रहा था। उसको लग रहा था ये कुछ हफ्ते चलने के बाद शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वेदर बुरा ही होता गया। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन ऑथर को ऐसा लग रहा है, कैप्टन को लग रहा है कि जल्द से जल्द मौसम बदलेगा, ये जो तूफानी हवाएं चल रही हैं बंद हो जाएंगी। एंड इट डिड चेंज। और वो कह रहा है सच में वास्तव में ऐसा हुआ भी, वेदर चेंज हुआ फॉर द वॉर्स। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट द वेदर डिड नॉट चेंज इन बेटर कंडीशन बट इन द वर्स्ट कंडीशन। अब जो वेदर था वो बुरी कंडीशन में चेंज हो गया, पहले से ज़्यादा बुरे हालात हो गए, वेदर और ज़्यादा खराब हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बेटा स्टोरी डेट वाइज डिस्क्राइब हो रही है। हियर द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द इवेंट ऑफ 2 जनवरी एट डॉन। डॉन सबको पता है, आई थिंक यू आर वेल अवेयर, डॉन मॉर्निंग टाइम। ठीक है, एट डॉन ऑन January 2। अभी वो बता रहे January 2 को क्या कंडीशन हुई उनके साथ। द वेव्स वर गिगेंटिक। गिगेंटिक मीन्स वेरी बिग इन साइज, enormous size. So at the dawn of 2 January, they were facing gigantic, enormous, very big, high waves in the ocean. We were sailing with only a small storm jib. और उस टाइम तक वो सेल कर रहे थे। सेल का मतलब सफ़र करना, समुद्री सफ़र को सेल कहते हैं। दे वर सेलिंग, वो यात्रा कर रहे थे विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉम जिब। उनका जिब जो था, जिब क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बताया शिप में जो मेन बैम्बू लगा होता है बीच में, उसको कहते हैं मास्ट। उस मास्ट के दोनों तरफ ट्राइंगल शेप के कपड़े लगे रहते हैं, एक बड़ा एक छोटा। जो छोटा वाला ट्राइंगल शेप का जो क्लॉथ लगा रहता है, कपड़ा होता है, उसको कहते हैं जिब। और तो वो ये कह रहा है कि अभी तक वो एक छोटा सा जिब लगाकर, एक्चुअली जब नॉर्मल वेदर रहता है तो जो सेलर्स होते हैं वो स्मॉल जिब का यूज़ करते हैं। जब ज़्यादा तूफ़ानी हवाएं वगैरह होती हैं या किसी भयानक वेदर में निकलते हैं तो वो जो बड़ा वाला पाल होता है उसका यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टर्न।
ठीक है, तो अभी तक वो जो थे वो स्मॉल स्टॉर्म जिप के साथ अपनी सेलिंग कर रहे थे, वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और जो उन्होंने लगभग 8 नॉट्स, 8 नॉट्स क्या होता है, जो समुद्री वॉयज होती है, यात्रा होती है, उसको किलोमीटर्स में नहीं नॉट्स में मेजर करते हैं, तो उन्होंने लगभग 8 नॉट्स की जर्नी कंप्लीट कर ली थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव, जैसा ऑथर ने बताया, जनवरी 2 को जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो बड़ी विशाल थी और बहुत तेजी से आ रही थी, तो हर आती हुई लहर के साथ उनका शिप जो था वो ऊपर उठ जाता था, एंड वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। हर ऊंची लहर के साथ उनका शिप भी ऊपर उठ जाता था, इतनी ऊंचाई पर उठ जाता था कि वहां से उनको एनॉर्मस एंडलेस सी, जहां तक दिखाई देता था वहां तक ओशन ही ओशन, सी ही सी, the endless spread or span of the ocean could be seen from the position of the ship. So the waves lifted their ship at the height from where they are able to see the widespread sea all around them, and the screaming of the wind and spray, और जो winds की screaming कहते हैं तीखी आवाज, and the gales were waving so sharply that they were creating a screaming sound. इतनी तेजी से हवाएं चल रही थी कि उनके चलने से एक चीख की आवाज निकल रही थी, जैसे कोई कानों के पास से चीख कर निकल गया। एंड द स्प्रे मीन्स बौछार, ठीक है, द ड्रिजल और वी कैन से द शावर ऑफ द वाटर वाज सो पेनफुल टू द ईयर, क्योंकि पानी था, समुद्री हवाएं थी, तो उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि जो हवाएं बह रही हैं उनकी आवाज उनके कानों में चुभ रही थी, दर्द कर रही थी, और जो स्प्रे था, पानी था समुद्र का, वो उनको टीज कर रहा था। टू स्लो डाउन द बोट डाउन, अब ऑथर को ये लगा कि इस खराब वेदर में आगे जाना स्पीड से खतरनाक होगा, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम बोट की स्पीड जो है थोड़ी कम कर देंगे। तो उन्होंने क्या करा, स्लो डाउन द स्पीड, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अपना जो स्टॉर्म जिप था उसको ड्रॉप्ड कर दिया, उसको नीचे गिरा दिया, क्योंकि उसी से डायरेक्शन होता रहता है, शिप आगे तेजी से चलती है, तो उन्होंने अपने जिप को नीचे गिरा दिया, ठीक है। आई थिंक आपको जिप समझ में आ गया, जो मेन मास लगा रहता है। एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन लूप, और एक मोटी रस्सी को लूप यानी फंदे के साइज में बांध दिया अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न क्या होता है, शिप का बैक पोर्शन, ठीक है, जो शिप का बैक पोर्शन होता है, पीछे का भाग, उसको कहते हैं स्टर्न। तो ऑथर ने या कैप्टन ने शिप की स्पीड को स्लो करने के लिए सबसे पहले तो जो जिप था उसको नीचे गिराया, और स्टर्न जो बोट का पीछे का भाग था उसको रस्सी की सहायता से एक लूप के फॉर्म में बांध दिया। देन वी डबल लेसन्ड एवरीथिंग, फिर जो कुछ भी बोट पर था उसको उन्होंने डबल बांध दिया, दो बार बांध दिया रस्सियों से, ताकि जब वेव्स का अटैक हो तो कुछ सामान टूटे नहीं। उसके बाद उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए और क्या करा, वी वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल्स। लाइफ राफ्ट ड्रिल्स वो छोटी छोटी बोट्स होती हैं, जो जब समुद्र में तूफान आने पर शिप फंस जाता है तो छोटी छोटी बोट्स के द्वारा लोगों को बचाया जाता है ना नीचे, उनमें मतलब उनके थ्रू लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, उनको कहते हैं लाइफ राफ्ट ड्रिल्स। तो उन्होंने जो उनकी लाइफ राफ्ट ड्रिल्स थी उनको चेक करा, अटैच लाइफ लाइन्स, अपनी जो जितनी भी ये लाइफ राफ्ट ड्रिल्स थी उनसे उन्होंने अपनी लाइफ लाइन यानी रस्सियाँ, वो रस्सियाँ जो लाइफ को रेस्क्यू करने के काम आती हैं, उनको बांधा। डोंट ऑयल स्किल्स वो पतली सी एक कपड़े होते हैं प्लास्टिक के, जो आपने देखा होगा जब जो सेलर्स होते हैं समुद्र में नीचे जाते हैं तो वो उसको पहनते हैं। तो डोंट का मतलब होता है पहना, उन्होंने अपनी ऑयल स्किन्स पहनी। एंड फिट लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट तो आप होपफुली आप सबको पता है, लाइफ जैकेट जो जैकेट्स ऊपर से पहनी जाती हैं ताकि जिसको स्विमिंग नहीं आती तो वो डूबने से बच जाए। एंड वेटेड, और इतनी सारी तैयारी करने के बाद वो वेट करने लगे, इंतज़ार करने लगे, किस चीज़ का,
for the coming or impending disaster. Means ऑथर बता रहा है कि उसको ये पूरा अंदेशा हो गया था, they are going to face the very difficult situation because the weather was very bad and the waves and the gales were alarming. So he prepared himself and his boat to face the upcoming challenges. उन challenges को face करने के लिए उसने अपनी बोट को तैयार करा. कैसे कैसे करा वो सारा उसने डिस्क्राइब करा है. उसने जिप को ड्रॉप कर दिया और डबल लेसेंड एवरीथिंग, हर कुछ बांधा, अपनी लाइफ रेफ्ट ड्रिल को चेक करा और जैकेट्स पहन लिए, ऑयल स्किन पहन ली. और ये सब करने के बाद वो वेट करने लगा कि किस तरह से आने वाले डिजास्टर को रोका जाए. ठीक है. लेट्स प्रोसीड थोड़ा सा और. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. Now, first indication means पहला इशारा, impending disaster आने वाली disaster का यानी परेशानी का, विपदा का, came at about 6 p.m. किस डेट की बात कर रहा है? ऑथर बात कर रहा है यहाँ पर 2 जनवरी की. तो 2 जनवरी को लगभग 6 बजे उसको आने वाली जो डिजास्टर था उसका पहला इंडिकेशन मिल गया. उसको वो इशारा मिल गया जिसके लिए उसने अपने आप को प्रिपेयर करा था. उसको लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है और उसका इंडिकेशन उसको लगभग शाम को 6 बजे मिल गया. कैसे मिला उसको, क्या हुआ उनके साथ? विद एन ओमनियस साइलेंस. उनके चारों तरफ, ओमनियस कहते हैं अशुभ, कुछ बैड ओमन. ठीक है, 2 तरह के ओमन होते हैं ना, गुड ओमन, बैड ओमन. तो एक ओमनियस साइलेंस था, मीन्स एक बड़ा ही कह सकते हैं कुछ चेतावनी देने वाला अशुभ सन्नाटा उनके चारों तरफ था. द विंड ड्रॉप्ड, जो हवा थी वो बहना बंद हो गई. एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और एकदम से आसमान में काले काले बादल छा गए. देन केम अ ग्रोइंग रोर, और फिर उनके सामने एक ग्रोइंग मीन्स दहाड़ती हुई, रोर यानी एक दहाड़ने की आवाज उनके सामने आई. और वो आवाज किस चीज की? इतनी भयानक आवाज. एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट द शिप. आफ्ट का मतलब होता है पीछे, टावर्ड मीन्स खड़ा हो गया. उन्होंने देखा कि एकदम से उनके सामने एक बहुत बड़ा बादल शिप के सामने आ गया. ठीक है, शिप के पीछे से आ रहा था, शिप के पीछे से एक बहुत बड़ा सा बादल आ रहा था. विद हॉरर, बहुत डरावना था. और इस डर के साथ आई रियलाइज, और कैप्टन को ये रियलाइज हुआ दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड. उसको बहुत जल्दी ये अंदाजा हो गया कि जिस चीज को वो बहुत बड़ा एक बादल समझ रहा है वो क्लाउड नहीं है, बल्कि क्या है? बट अ वेव लाइक नो अदर. बल्कि वो एक वेव थी, समुद्र की इतनी ऊंची, इतनी बड़ी विशाल लहर थी कि जिसको ऑथर पहली बार देखने में पहचान नहीं सका और उसे लगा कि ये क्लाउड है, लेकिन वास्तव में एक बहुत भयानक वो वेव थी. आई हैड एवर सीन, इतनी बड़ी ऊंची लहर, वेव उसने आज तक नहीं देखी थी. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. और ये जो लहर थी ये उनके शिप पर वर्टिकल आ गई थी. ठीक है, मीन्स उसने शिप को पूरी तरह से, शिप की हाइट तक उसने कवर कर लिया था. एंड बाकी जो और लहरें थी उनसे लगभग दुगनी हाइट उसकी थी, वो लगभग उनसे ट्वाइस थी हाइट में. विद अ फ्रैटनिंग ब्रेकिंग क्रेस्ट, और उसकी जो क्रेस्ट का मतलब होता है पीक यानी चोटी, उसकी जो चोटी थी वो फ्रेटफुल थी यानी बहुत डरावनी थी. ब्रेकिंग मीन्स पानी उस पर से उछल उछल के गिर रहा था. मीन्स इट वॉज अ वेरी फ्रेटफुल, very fearful, enormous, black, stormy wave which was following their ship. And to see, after watching the size and fretful sight of the wave, the author got frightened. He was sure that now they are going to face something very enormous, something very ominous, or something very bad is going to happen with them now. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इतना पढ़ के रखिएगा. इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करिएगा. बाय. ठीक है, बाय. हैव अ नाइस डे. गुड लक.